नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत प्रकाश। आज मैं आपके सामने एक ऐसी धमाकेदार कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। ये कहानी है हमारे लौह पुरुष, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुर्की की एक बड़े अधिकारी को ऐसा करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत की ताकत का लोहा मान लिया गया और दुश्मनों को अपनी औकात दिख गई। बात शुरू होती है कुछ दिन पहले से, जब तुर्की की एक वरिष्ठ सेक्रेटरी ने मीडिया के सामने खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी बेहूदी और झूठी बातें कह डाली कि किसी भी सच्चे भारतीय का खून खौल उठे। वो सोच रही थी कि भारत चुप रहेगा, झुक जाएगा या बस विरोध दर्ज करा देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने जयशंकर साहब जैसा दुनिया का सबसे धुरंधर और निडर कूटनीतिज्ञ खड़ा है, जो शब्दों की तलवार से ही दुश्मनों की रीढ़ तोड़ देता है और उनकी हवा निकाल देता है। तो चलिए आज मैं आपको पूरी घटना को विस्तार से समझाता हूँ, हर छोटे बड़े पहलू को उजागर करता हूं और बताता हूं कि कैसे भारत ने अपनी ताकत, अपनी मर्यादा और अपनी शान को पूरी दुनिया के सामने साबित किया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की असली आवाज, भारत की सच्चाई और भारत की ताकत पूरी दुनिया में गूंजे, हर कोने तक पहुंचे और हमारा प्यारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, मजबूत और अजेय बने, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, ये पूरा खेल और साजिश यूं शुरू हुई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाद बार तुर्की के एक आधिकारिक दौरे पर पहुंचे। अब पाकिस्तान की हालत तो पूरी दुनिया जानती है, सबके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। देश पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, अर्थव्यवस्था तबाह है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, IMF से भीख मांगनी पड़ती है और पूरी दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी पनाहगाह के रूप में जाना जाता है। दुनिया में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं बची पाकिस्तान के पास। ऐसे में स्वाभाविक है कि उन्हें तुर्की जैसे किसी बड़े भाई, किसी गॉडफादर की सख्त जरूरत थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी हिमायत करे, उनका साथ दे और भारत के खिलाफ बोले। तुर्की भी भला इस सुनहरे मौके को कैसे जाने देता, कैसे हाथ से निकलने देता। तुर्की का मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोवान खुद को पूरी इस्लामिक दुनिया का सरताज, सरदार और नया सुल्तान मानता है और हर जगह हर मुद्दे में अपनी नाक घुसाने की, दखल देने की और अपना रुतबा जमाने की कोशिश करता रहता है। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की मुलाकात तुर्की की वरिष्ठ सेक्रेटरी से हुई, तो मीडिया के सामने असली खेल, असली नाटक शुरू हो गया। पाकिस्तान ने अपनी वही पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड बजाई, वही रोना धोना शुरू किया, कश्मीर कश्मीर और कश्मीर। और तुर्की की सेक्रेटरी ने भी बड़ी बेशर्मी से इस गंदे राग में साथ देना शुरू कर दिया, जैसे उन्हें कश्मीर के बारे में सब कुछ पता हो। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों कि उस महिला ने क्या क्या बकवास की, क्या क्या झूठ बोला। उन्होंने कैमरों के सामने, पूरी मीडिया के सामने खड़े होकर बड़ी ढिठाई से कहा कि भारत दुनिया को लोकतंत्र की दुहाई तो देता है, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन कश्मीर में सेना के जरिए मासूम युवाओं को बेरहमी से मार कर दिया जाता है, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। उनका कहना था कि ये युवक कोई आतंकवादी नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है, बल्कि बस अपनी आज़ादी चाहते हैं, अपना हक मांगते हैं। यानी साफ साफ कह दिया गया कि जो पत्थर फेंकने वाले, बंदूक उठाने वाले, भारतीय सेना पर हमला करने वाले, निर्दोष लोगों को मारने वाले खूंखार आतंकी हैं, वो दरअसल फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज़ादी के सिपाही हैं। ये कैसा न्याय है भाई, ये कैसी सोच है, ये कैसी मानसिकता है। लेकिन दोस्तों, इतने पर भी बात खत्म नहीं हुई, यही नहीं रुकी। तुर्की की उस सेक्रेटरी ने और भी जहर उगला। उन्होंने भारत की तुलना सीधे सीधे इजराइल से कर दी और बेहद शर्मनाक तरीके से कहा कि जैसे गाजा में फिलिस्तीनियों पर बम बरसाए जाते हैं, उन्हें तबाह किया जाता है, वैसे ही भारत कश्मीर में मासूमों पर जुल्म ढा रहा है, अत्याचार कर रहा है। अरे वाह जी वाह, कितनी आसानी से, कितनी बेशर्मी से झूठ बोल दिया गया, कितनी सफाई से झूठ को सच बनाने की कोशिश की गई। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि कश्मीर भारत का अटूट, अभिन्न और पवित्र हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वहां जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान से भेजे गए घुसपैठियों, आतंकियों और दहशतगर्दों से निपटने के लिए होता है, देश की रक्षा के लिए होता है, किसी मासूम के खिलाफ नहीं, किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं। लेकिन तुर्की की सेक्रेटरी का तो जैसे दिमाग ही पूरी तरह से फिर गया था, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। उन्होंने आगे और भी खतरनाक बात कही, और भी जहरीली बात कही। उन्होंने कहा कि तुर्की पूरे दिल से, पूरी ताकत से कश्मीरियों के साथ खड़ा है और एक दिन उन्हें आज़ादी जरूर मिलेगी, जरूर मिलकर रहेगी। वाह रे वाह, किसको आज़ादी, किसे आज़ादी चाहिए?
जो लोग पहले से ही आज़ाद हैं, जो भारत के गौरवान्वित नागरिक हैं, जिन्हें वोट देने का पूरा अधिकार है, जो अपनी सरकार चुनते हैं, जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें किस बात की आज़ादी, किससे आज़ादी? उन्होंने ये बेहद खतरनाक बात भी कह डाली कि इस मुहिम में, इस तथाकथित आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान कश्मीरियों की हर संभव मदद करेगा, उनका साथ देगा और तुर्की भी हर तरह से आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य रूप से साथ देगा। सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उन्होंने इशारों में साफ साफ कह दिया, धमकी दे दी कि जरूरत पड़ी तो हथियारों की सप्लाई भी की जा सकती है, आतंकियों को हथियार भी मुहैया कराए जा सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ था, एकदम स्पष्ट था। भारत के खिलाफ खुली धमकी, खुली चुनौती, भारत की संप्रभुता को, भारत की सार्वभौमिकता को सीधा चैलेंज। और ये सब कुछ कैमरों के सामने, मीडिया के सामने, ताकि पूरी दुनिया सुन सके, देख सके। ये तो सीधे सीधे युद्ध की घोषणा जैसा था, भारत के खिलाफ साजिश का ऐलान था। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारत इसका जवाब कैसे देता? भारत इस चुनौती को कैसे स्वीकार करता? पुराने जमाने में कांग्रेस के शासनकाल में शायद हम चुप रह जाते, मूक दर्शक बने रहते, बस औपचारिक विरोध दर्ज करा देते और बात खत्म हो जाती। दुश्मन हमारी कमजोरी का फायदा उठाते, हमें डरपोक समझते। लेकिन दोस्तों, अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो दिन नहीं रहे। अब भारत के पास जयशंकर साहब जैसे शेर हैं, शेरों जैसे योद्धा हैं, जो किसी की धमकी से नहीं डरते, किसी के दबाव में नहीं आते। अब भारत का नया रूप है, नई पहचान है, नई ताकत है। जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, जो करारा जवाब दिया, वो सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने लायक है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक है। उन्होंने बिल्कुल ठंडे दिमाग से, पूरी शांति से, लेकिन पूरी मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ तुर्की को उसकी असली औकात दिखा दी, उसे उसकी जगह बता दी। पहली बात तो उन्होंने ये साफ साफ कही कि जो देश खुद आतंकवादियों को पालता है, संरक्षण देता है, उन्हें फंडिंग करता है, जो आतंकी संगठनों को पॉलिटिकल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम बताता है, उसे भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये एक सीधा जोरदार तमाचा था तुर्की के मुंह पर, तुर्की की हेकड़ी पर, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, हर कोई जानता है कि तुर्की किस तरह सीरिया में आतंकी संगठनों को फंड करता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है। जयशंकर साहब ने आगे और भी धारदार बात कही। उन्होंने साफ कहा कि तुर्की को पहले अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कुर्द मुद्दे का सीधा जिक्र किया, कुर्दों के दर्द को उजागर किया, बताया कि कैसे तुर्की दशकों से अपने ही नागरिकों पर, अपने ही देश के लोगों पर भयंकर जुल्म ढा रहा है, अत्याचार कर रहा है, कैसे कुर्दों को बेरहमी से कुचला जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी विस्तार से बताया कि सीरिया में जो जघन्य आतंकी नेटवर्क है, जो खूंखार आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, उन्हें तुर्की से पैसा मिलता है, हथियार मिलते हैं, रसद मिलती है। ये आतंकी सिर्फ मिडल ईस्ट में ही नहीं, बल्कि यूरोप तक में भयंकर हमले कर चुके हैं, निर्दोषों को मार चुके हैं, और सबके पीछे किसी न किसी तरह तुर्की का हाथ है, तुर्की की भूमिका है। ऐसे देश को, ऐसे दोगले देश को भारत पर उंगली उठाने का क्या हक है, क्या अधिकार है? जयशंकर साहब ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही, जो तुर्की के लिए सबसे बड़ा, सबसे करारा झटका थी, जो उनकी सारी हवा निकाल देने वाली थी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुसलमान रहते हैं, कहीं ज्यादा बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल लोकतंत्र है। अगर सच में यहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता, उनके साथ भेदभाव होता, उन्हें प्रताड़ित किया जाता, तो क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग शांति से रह पाते? क्या वो देश की तरक्की में, विकास में इतना बड़ा हिस्सा ले पाते? ये सवाल तुर्की के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। जयशंकर साहब ने आगे गर्व से कहा कि भारत में मुसलमानों ने राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद संभाला है, देश का प्रतिनिधित्व किया है, मुसलमान प्रधानमंत्री बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व किया है, आर्मी में जनरल बने हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की है, बिजनेस में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, बॉलीवुड में सुपरस्टार हैं, महानायक हैं, किंग खान हैं, स्पोर्ट्स में कप्तान बने हैं, देश को गौरवान्वित किया है, विज्ञान में वैज्ञानिक बने हैं, साहित्य में लेखक बने हैं। ये सब किसी ऐसे देश में मुमकिन है जहां असली लोकतंत्र हो, जहां सबको बराबर का मौका मिलता हो, जहां धर्म नहीं योग्यता मायने रखती हो। भारत की यही सबसे बड़ी खासियत है, यही सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग मिलकर रहते हैं।